नमस्कार बच्चों। मैंने गुप्त डायनेस्टी में आपको श्रीगुप्त बताया। उसके बाद घटोत्कच के विषय में बताया। घटोत्कच के बाद हमने आपको चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में बताया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हमने समुद्रगुप्त को बताया। और समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के विषय में बताया। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद अब आपका नंबर आता है कुमारगुप्त के विषय में। कुमारगुप्त का जो बच्चों समय काल था 415 से लेकर 454 तक कुमारगुप्त का समय काल था। कुमारगुप्त से कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आता है, पूछा जाता है कि गुप्त काल में किस शासक के सर्वाधिक इंस्क्रिप्शन मिले थे, अभिलेख मिले थे। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के समय काल के मिले हुए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है सक्रोप्रम जो है, या अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि बताएं सक्रादित्य, अगर ये प्रश्न पूछा जाए सक्रादित्य और महेंद्रादित्य किसकी उपाधि थी, तो सक्रादित्य और महेंद्रादित्य यह आपके कुमारगुप्त की उपाधि है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाता है कि कुमारगुप्त जो था उसने किस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो बच्चों ये इस बात का ध्यान रखिएगा, कुमारगुप्त जो था वह भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण उसने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बड़गांव नामक स्थान पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को मध्यकालीन मुस्लिम शासक एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने आग लगाकर इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों के पास ही अन्य देशों से सहायता लेकर फिर से इस विश्वविद्यालय को चलायमान किया हुआ है। वर्तमान समय में यहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है। यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तो यह ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने। और किसने नष्ट किया था अगर यह पूछा जाए तो बख्तियार खिलजी जो मुस्लिम आक्रमणकारी था उसने आग लगाकर इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है, यह बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। और प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया हुआ था। उसने भी नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन किया था। आगे इसको भी आप पढ़ेंगे। कुमारगुप्त के विषय में कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के भी चलवाए। अगर पूछा जाए कि गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा तो कुमारगुप्त के द्वारा चलवाए गए, यह ध्यान रखिएगा। अशुद्ध प्रकार के ज़्यादातर अशुद्धता थी सोने के सिक्कों में, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर ये डायरेक्ट पूछ दे कि बताइए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाए, तो किस वंश में भी राइट आंसर गुप्त वंश होगा, यह ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चांदी का रुपया या चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम अगर आए तो आप उसे भी कर सकते हैं। चांदी के सिक्के उसने चलवाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। लेकिन अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के की बात आए कि किस वंश के शासकों ने चलवाया, तो गुप्त वंश के शासकों ने चलवाया था, यह याद रखिएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा का हमने जिक्र किया ही, उपाधि कुमारगुप्त की बताई ही। अश्वमेघ यज्ञ कुमारगुप्त ने भी किया था। दो ही ऐसे गुप्त शासक थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ये आपको ध्यान देना है। एक आपका समुद्रगुप्त था और एक कुमारगुप्त। इसलिए ये दोनों शासकों को ध्यान रखिएगा, दोनों ने ही अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। पूछा जाता है प्रश्न में कि कौन से गुप्त दो शासक थे जिसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, तो यही दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कुमारगुप्त के बाद एक प्रमुख शासक हुआ था, उसी का पुत्र था स्कंदगुप्त, जिसके समय में कहा जाता है कि हूणों का भारत पर आक्रमण। हूण एक जनजाति है, बर्बर जनजाति, लुटेरी जनजाति।
हूण जनजाति का पहली बार भारत में आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ, तो वह स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। यह याद रखिएगा, जिसको स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था इस आक्रमण को। स्कंदगुप्त ने इस आक्रमण को क्या कर दिया था, विफल कर दिया था, यह ध्यान रखिएगा। और तोरमाड़ हूण शासक है, फेमस है, उसने आक्रमण भी किया था तो लेकिन विफलता लगी, इस बात का हमें ध्यान देना होगा। तो अगर प्रश्न आए कि हूणों का आक्रमण पहली बार किसके समय में आया, तो स्कंदगुप्त। नालंदा किसने बताया, तो कुमारगुप्त। सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए, तो गुप्त वंश के शासकों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। कालिदास किसके दरबार में रहता था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। अश्वमेधकर्ता किसे कहा जाता है, कवि प्रिय वीणा वादक, तो समुद्रगुप्त। ये सारे क्वेश्चंस, जो गुप्त संवत किसने शुरू किया, ये सब के सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, याद रखना है। और गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का भी जन्म हुआ था, यह भी याद रखिएगा। मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त काल से ही प्रारंभ माना जाता है। गुप्त काल में ही अजंता की गुफा संख्या 16, 17, 19 का निर्माण हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त काल में ही सारनाथ का धम्मिक स्तूप भी निर्मित हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। गुप्त काल में विष्णु का 10 अवतार मंदिर जो झांसी में है, देवगढ़ में, वो भी प्रसिद्ध था, वो भी बना हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में गुप्त काल में विकास हुए। आज गुप्त काल से इतना ही बच्चों। गुप्त काल में एक और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताइए सती होने का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती होने का प्रथम प्रमाण मिलता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमको लगे। इतिहास का तो कोई और छोर है नहीं, लेकिन सेलेक्टेड जो जिनके आने की संभावना ज़्यादा है वो मैं ज़रूर एक बार बोल दे रहा हूँ, जिसको आप याद रखें। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखेंगे तो आपको खुद ही फ़ायदा होगा सारे एग्जामिनेशन में, जितना हमने बताया। तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों, आप ही के लिए बना रहा हूँ ये सारे वीडियोज़, आप पढ़िए। और इसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं, गुरु जैसा भी कोशिश करता है आपके लिए करता है। अगर गलतियां हों तो क्षमा प्रार्थी हूं, कहीं अगर कोई गलती हो जाए, बाई चांस हमारे मुंह से स्लिप कर जाए कोई चीज़, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको सुधार लेंगे या सुधार देंगे, लेकिन आप इसको अन्यथा गलत तरीके से नहीं लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।